जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 12 एग्जाम में पूछते हैं। हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं और लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। चलिए जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके द्रव्यमान पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिसमें वह अपनी स्थितिशीलता या गतिक अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। जड़त्व की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। उदाहरण के तौर पे ट्रक की तुलना में साइकिल का जड़त्व बहुत कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह प्रक्रिया जिससे जल वाष्प के रूप में निकलता है क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि वह प्रक्रिया जिससे जल वाष्प के रूप में निकलता है क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल पदार्थ जैसे जल गैस यानी कि वाष्प में बदल जाता है, आमतौर पर सतह से धीरे धीरे। या एक उष्माग्राही प्रक्रिया है। इसमें जल को वाष्प में बदलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया कहीं भी और कभी भी हो सकती है जब तापमान अधिक हो, वायु की गति तेज हो, सतह बड़ी हो, आर्द्रता कम हो। अन्य विकल्पों की बात करें तो संघनन क्या है, तो संघनन जैसे गैस से तरल संघनन होता है, जैसे बादल बनना। अपर्दन की बात करें तो मिट्टी या चट्टानों का कटाव जो होता है वह अपर्दन कहलाता है। विस्तरण क्या है, तो विस्तरण कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः फैलना विस्तरण कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहलाता है आपसे या क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कीटों में श्वसन किसके माध्यम से होता है, यह आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि कीटों में श्वसन किसके माध्यम से होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वास नली के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी यह एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया है। कीटों में श्वसन एक विशेष तंत्र द्वारा होता है जिसे श्वास नली तंत्र कहते हैं। इसमें अनेक सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो शरीर के सभी भागों में फैली होती हैं। वायु शरीर में स्पाइरिकल्स नामक छिद्रों से प्रवेश करती है और सीधे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है। इसमें रक्त गैसों को परिवहन नहीं करता जैसा कि मनुष्यों में होता है। कीटों की यह प्रणाली उन्हें बिना फेफड़ों के भी प्रभावी गैस विनिमय करने की सुविधा देती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचरण किस सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछा है कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचरण किस सिद्धांत पर आधारित है, आपसे पूछा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बहुत ज्यादा पूछता है प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब प्रकाश अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो यह पूरी तरह अंदर ही परिवर्तित हो जाता है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर में यह परावर्तन बार बार होता है जिससे प्रकाश बिना क्षय के लंबी दूरी यात्रा कर सकती है। इसका उपयोग इंटरनेट और संचार प्रणाली में, मेडिकल एंडोस्कोपी में, डेटा ट्रांसमिशन में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम मध्य रेखा पर आते हैं क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम मध्य रेखा पर आते हैं क्या कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेटाफेज कोशिका विभाजन की दूसरी अवस्था होती है। इस चरण में सभी क्रोमोसोम कोशिका के केंद्र पर एक सीध में सज जाते हैं। इस चरण में सभी क्रोमोसोम कोशिका के केंद्र पर एक सीधे में सज जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे
थायराइड, एड्रिनल, गोनेड्स आदि के कार्य को नियंत्रित और नियंत्रित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इंसान में खून का थक्का बनाने के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं। आपसे पूछा है कि इंसान में खून का थक्का बनाने के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, खून में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म कोशिकीय कण होते हैं। ये खून के थक्के बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी जब शरीर में कहीं कट लग जाता है तो प्लेटलेट सक्रिय होकर खून को बहने से रोकता है। यह प्रक्रिया थ्रोम्बोसिस कहलाती है। खून के थक्के बनाने में फाइब्रिनोजन और कैल्शियम आयन जैसे तत्व भी मदद करते हैं जो प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है। आपसे पूछा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, तो कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यह न्यूटन का नियम है। इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाती। उदाहरण के तौर पर जब आप जमीन पर पैर मारते हैं तो जमीन आपको ऊपर की ओर धक्का देती, इसलिए आप चल पाते हैं। रॉकेट की गति भी इसी नियम पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणें को रोकती है। आपसे पूछा है कि ओजोन परत जो है किस प्रकार की किरणों को रोकती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह पराबैंगनी किरणों के विशेष रूप से यानी कि यूवी बी और यूवी सी प्रकार की को शोषित कर लेती है। अगर ओजोन परत नहीं हो तो यूवी किरणें सीधे पृथ्वी पर आकर त्वचा कैंसर, नेत्र रोग जैसे मोतियाबिंद और फसल हानि का कारण बन सकती। ओजोन परत की क्षति मुख्यतः सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण होती है, जो रेफ्रिजरेटर, एसी, स्प्रे आदि में इस्तेमाल होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पाचन एंजाइम है पेप्सिन, आपसे पूछा है कहाँ स्त्रावित होता है। पाचन एंजाइम पेप्सिन जो है कहाँ स्त्रावित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, बहुत ज्यादा या क्वेश्चन पूछता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, अमाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है या अमाशय की भीतरी परत में स्थित गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। पेप्सिन वास्तव में पेप्सिनोजन नामक अक्रिय रूप में स्त्रावित होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन में बदलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम संतुलन बनाए रखता है। आपसे पूछा है कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम संतुलन बनाए रखता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है या तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आंतों से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों में जमा होने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से होता जो है वह बच्चों में रिकेटस होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसका अच्छा सूत्र क्या है, तो सूर्य की किरणों के संपर्क से त्वचा में विटामिन डी बनता है। अंडे की जर्दी, मछली का तेल आदि सप्लीमेंट इसके लिए या इसका अच्छा सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन से अम्ल होते हैं। आपसे पूछा है अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन से अम्ल होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। ये अम्ल बारिश के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे मृदा और जल का पीएच जो होता है कम होता है। फसलें और वनस्पति प्रभावित होती हैं। ऐतिहासिक इमारतों को क्षति होती है, जैसे ताजमहल का। जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या मुख्यतः वाहनों, थर्मल पावर प्लांट्स और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एंटीबॉडीज शरीर में कौन बनाता है। आपसे पूछा है कि एंटीबॉडीज शरीर में कौन बनाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WBC इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वायत्त रक्त कणिकाएं एंटीबॉडी शरीर में बनाती हैं। एंटीबॉडी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें इम्यून सिस्टम शरीर में रोगाणुओं के विरुद्ध बनता है। इन्हें मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट्स नामक WC बनाते हैं। ये एंटीबॉडी शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों से सुरक्षा देती है, संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं, इम्यून मेमोरी विकसित करती है। यही आधार वैक्सीनेशन का है। बाकी WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, याद ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गैसों का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। आपसे पूछा है कि गैसों का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कम ताप पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैसों का घनत्व सीधे तौर पर तापमान और दाब पर निर्भर करता है। जब गैस का तापमान कम होता है तो उसकी अणुओं की गति धीमी हो जाती है और वह एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिससे घनत्व बढ़ता है। इसके विपरीत जब तापमान बढ़ता है तो गैस के अणु तेजी से गति करने लगते हैं, गैस फैलती है और घनत्व घटता है। अतः गैसों का घनत्व कम ताप पर अधिकतम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस गैस का प्रयोग प्रकाश स्रोतों जैसे ट्यूबलाइट में किया जाता है। आपसे पूछा है किस गैस का प्रयोग प्रकाश स्रोतों जैसे ट्यूबलाइट में किया जाता है, आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट में आमतौर पर मरकरी यानी कि पारा की थोड़ी मात्रा और आर्गन गैस भरी होती है। जब विद्युत धारा ट्यूबलाइट से गुजरती है तो पारा वाष्पित होकर अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी रेस यानी उत्पन्न करता है, जो फास्फर कोटिंग से टकराकर दृश्य प्रकाश उत्पन्न करती है। आर्गन गैस क्या है, तो यह एक निष्क्रिय गैस है। ट्यूब में आर्क डिस्चार्ज शुरू करने और इलेक्ट्रॉनों की गति नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होती है, या पारे की वाष्पन प्रक्रिया में सहायक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा थायराइड ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। आपसे पूछा है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है, जिसमें आयोडीन आवश्यक तत्व होता है। थायरॉक्सिन का कार्य क्या है, तो थायरॉक्सिन जो है शरीर के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित करता है, ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और विकास में मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण और तापमान नियंत्रण में भी भूमिका निभाता है। अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो बौनापन, मंदबुद्धिता बच्चों में हो जाएगा, मिक्सीडीमा और गलगंड वयस्कों में हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा तत्व जो है बिजली का सबसे अच्छा चालक है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चांदी जिसका प्रतीक होता है एजी इसका प्रतीक होता है, को सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालक माना जाता है। इसका कारण यह है कि चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है, जिससे विद्युत प्रवाह में बहुत कम प्रतिरोध होता है। इसके बाद तांबा भी एक उत्कृष्ट चालक है, इसलिए वायरिंग में सबसे ज्यादा उपयोग होता है क्योंकि चांदी महंगी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार का गति है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वह किस प्रकार का गति है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घूर्णन गति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
पृथ्वी का घूर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। यह एक घूर्णन गति है क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है। यह गति 24 घंटे में पूरी होती है जिससे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की यह घूर्णन गति ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा के चारों ओर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रेडियो तरंगे किस गति से चलती हैं। आपसे पूछा है कि रेडियो तरंगे जो है किस गति से चलती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की गति से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की गति से। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसमें रेडियो तरंगे, प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें, माइक्रोवेव आदि शामिल हैं, ये निर्वात में प्रकाश की गति से चलती हैं। प्रकाश की गति जो है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके विपरीत ध्वनि की गति जो है वायु में केवल 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि बहुत धीमी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन है। आपसे पूछा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एसए नोड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसए नोड जिसे बोलते हैं सिनोट्रियल नोड, ऐसे नोड जिसे बोलते हैं सेनेटोरियल नोड को प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, तो ऐसे नोड या सेनेटोरियल नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। यह हृदय के दाएं अलिंद्र में स्थित एक विशेष ऊतक है। ऐसे नोड स्वतः विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जिससे हृदय की नियमित धड़कन बनती है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका भी राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य में कौन सी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करे बिना कहे, और वीडियो किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए करे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।